की जा सकती अब है कि आप दरोगा का पोस्टिंग एसपी का पैसा लेके कीजिएगा और सोचिएगा कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, तो ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे। नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं ई मीडिया। ई मीडिया में आप सभी का स्वागत है और मेरे साथ एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति, 50 साल का अनुभव है इनके पास और राजनीति को बहुत करीब से देखा इन्होंने। और आइए जानते हैं क्या कुछ इनका अनुभव कहता है। आज चलते चलते ये जनसुराज के बिहार सत्याग्रह आश्रम में मेरी इनसे मुलाकात हुई और जब मैंने इनसे बात किया तो मुझे लगा कि इनके साथ बैठ कर कुछ बातें की जाएं और इनका अनुभव साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले ई मीडिया में आपका स्वागत है। अपना बहुत परिचय बताइए। बहुत धन्यवाद आपका संजीत जी। और मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जो संभव हो सकेगा मैं बताने का प्रयास करूँ। आपकी चंद लाइन में जो है, आप अपने राजनीतिक कैरियर को, इससे पहले जो आपने सेवा दिया, कई सारे दल में दिया, वहाँ का थोड़ा सा अनुभव मुझे शेयर करिए जरा। मैं 74 आंदोलन में जयप्रकाश जी के आह्वान पर आंदोलन में आ गया। मेरे पिताजी पहले भी आंदोलन में थे और मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे। 3 साल आज़ादी की लड़ाई में जेल गए थे। उसके बाद जयप्रकाश जी के आंदोलन में भी 2 साल जेल में रहे। मैं भी एक दिन के लिए जेल गया था। उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी। हम मैट्रिक के परीक्षार्थी थे। मात्र 16 साल मेरा उम्र था। इस आधार पर कलेक्टर ने, नरेंद्र पाल कलेक्टर, पहला कलेक्टर थे नवादा के, उन्होंने मुझको छोड़ दिया कि ये भाई नाबालिग आदमी है, इसको जेल में रखना ठीक नहीं है। हम एक ही दिन 24 घंटा के अंदर हमको छोड़ दिया गया था। लेकिन हम जेपी सेनानी हैं और उस समय जब इमरजेंसी लगा था तो हम गुप्त अखबार आता था जो एक जगह बिक दिया जाता था जेपी आंदोलन के लोगों के द्वारा, और उसको हम पढ़ाते थे। और आप संजीत जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो हाथ से लिखा हुआ अखबार पढ़ने के लिए कलेक्टर ललायित रहते थे। और जिस हफ्ता हम नहीं देते थे उनको, वो हफ्ता उनका चपरासी आता था कि साहब आपको बुला रहे हैं। हम जानते थे कि इसी के लिए बुलाएंगे। संजोग से वो हफ्ता हम नहीं आ पाया, नहीं लिखा पाया अखबार। तो बोले उदय जी आप अखबार दिए नहीं। हमका सर आया ही नहीं तो देंगे कैसे। ये स्थिति थी कि कलेक्टर, एडीएम, एसडीओ, डीएसपी, एसपी उस अखबार को पढ़ने के लिए ललायित रहते थे। बहुत रिस्ट्रिक्शन रहता था, नौकरी के डर से नुक के पढ़ते थे। पढ़ के हमको वापस कर देते थे, वो रखते नहीं थे। पैसा हमको दे देते थे लेकिन अखबार, जब अगला अखबार पहुंचाने जाते थे तो पुराना अखबार हमको वापस भी कर देते थे। लेकिन हमको उससे क्या काम। आखिर कुछ तो रही होगी उस अखबार में, कुछ तो बात रही होगी उस अखबार में, जो कलेक्टर, एडीएम और बड़े-बड़े आला अधिकारी जो है उस अखबार के दीवाने होते थे और फिर वो अपनी नौकरी की डर से, शासन प्रशासन और अपने आला अधिकारियों की डर से वो उस अखबार को वापस करते थे। और उसी दौर के ये नेता हैं जो अब तक देश और समाज की सेवा करते हुए जनसुराज बिहार सत्याग्रह आश्रम में आज ये पहुंचे हैं। आज इनकी जो जो कुछ भी इनकी वार्तालाप है प्रशांत किशोर जी से होने वाली है। खैर उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आपने कहा कि आप स्वतंत्रता सेनानी भी ये रहे हैं और जेपी आंदोलन के भी में आपने अपना समय ये हम दिया। 4 भाई और पिता 5 के 5 थे जेपी सर। सब लोग जेपी सेनानी थे। तो जेपी सेनानी का बहुत चर्चा हमने सुना है समाज में कि जो भी नेता आते हैं वहां से कहते हैं कि हाँ ये जेपी सेनानी रहे हैं। लेकिन क्या कुछ खास उस समय का तौर तरीका था जेपी सेनानियों के या जेपी आंदोलन में, जो अभी तक मतलब उसकी मिठास, उसकी जो खुशबू है वो गई नहीं है नेताओं के दिल दिमाग से। संजीव जी, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जेपी सेनानी, जेपी के समय जो लोग भी कार्यकर्ता बने थे, वो हमको लगता है इस बिहार का अंतिम बैच था कार्यकर्ता का। उसके बाद कोई कार्यकर्ता बन नहीं पाया। हिंदू वाद के चलते कुछ बीजेपी में कार्यकर्ता बनते हैं, जो हम आज भी अनुभव करते हैं। और नजदीक से उन लोगों से मिलने का, ये वो हमारे लोग बहुत संपर्क में हैं, जूनियर हैं, तो बहुत सारी बातों का हम दोनों में एक्सचेंज होता है। हम कहते हैं कि आपका तो भाई एक तरफा ट्रेनिंग है, तो बोलता आपका तो उदय भैया जो ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग पाना हम लोग के बस का चीजें नहीं। हम लोग तो इसी काम के लिए हैं। जैसे कोल्हू के बैल को दोनों तरफ आंख बंद कर दिया जाता है, एक तरफ चलने कहा जाता है, उससे तेल निकल जाता है। तो हम लोग वही कोल्हू का बैल है, चलते चलते हम बीजेपी का तेल निकालते हैं। चलते चलते बीजेपी का तेल निकालते हैं। आज जनसुराज बिहार सत्याग्रह आश्रम में किस तरह से
आना हुआ? देखिए, हम प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़े हुए हैं शुरू से। जब से इन्होंने यात्रा शुरू किया, हमको लगा कि कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको हम फॉलो करते रहे। बाद में पार्टी में हम शामिल हुए, पार्टी ने जन स्वराज संगठन में शामिल हुए। उस समय हमको संविधान सभा का मेंबर बनाया गया था। संविधान सभा के मेंबर की जिम्मेवारी के तौर पर जितना भी प्रखंड में संविधान सभा की बैठक हुई, जो प्रशिक्षण देने का गाइडलाइन था प्रशांत किशोर जी का, उस गाइडलाइन के हिसाब से सभी प्रखंड में जाके हमने प्रशिक्षण देने का प्रयास किया। आपने पब्लिक का रुझान कैसा है प्रशांत किशोर जी के प्रति, जन सुराज के प्रति? क्या आपके क्षेत्र में लोग इसको एक चर्चा का विषय समझते हैं क्या आज? देखिए संजीत जी, पब्लिक बहुत परेशान है, ये तय है। हम गांव जाते हैं, देहात जाते हैं, हम एक शिक्षा जुलूस बुद्धिजीवी विचार मंच के माध्यम से हर हफ्ता निकालते हैं रविवार को। उसमें जाते हैं तो अक्सर गरीब गांव में जाते हैं और हम गरीब लोगों को कहते हैं कि आप अपना बच्चा को पढ़ाइए। आपके पास पैसा भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, आपके विकास का एक ही माध्यम है कि आपका बच्चा पढ़ जाएगा तो आप निश्चित तौर पर आपकी आर्थिक और सामाजिक स्तर आपका बढ़ जाएगा। तो लोग मजबूर होकर कहते हैं सर कहाँ पढ़ावे, कहीं पढ़ाई होता ही नहीं है। जिस स्कूल में हम भेजते हैं उस स्कूल में शिक्षक पढ़ाते नहीं, सिर्फ खिचड़ी खिला के छुट्टी कर देते हैं। तो हम बोले उसी शिक्षक पर दबाव बनाइए, जितना उनको ज्ञान है उतना ही आपका बच्चा सीख लेगा, तो उतना से भी कुछ ना कुछ कल्याण हो सकता है। मजदूर नहीं बनेगा, कम से कुछ न कुछ वो तकनीकी काम करेगा, तो आपकी आर्थिक समृद्धि निश्चित बढ़ जाएगी। लेकिन मजदूर होने पर ज्यादा बढ़ने का गुंजाइश ही नहीं है। आप जितना पुश्तों से, कई पुश्तों से इस हालत में, आगे भी आपका परिवार उसी हालात में रह जाएगा। लेकिन सिखाने के बावजूद भी हर आदमी, हम उनसे क्वेश्चन भी कर देते हैं कि आप टिकट कैसे, वोट कैसे दे देते हैं, एमएलए कैसे बनाते हैं? आप अपने जात को एमएलए बनाने के लिए तो आप कूद कूद के वोट दिए हैं, और आज कहते हैं बच्चा पढ़ाने के, उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि बच्चा पढ़ाने का इंतजाम क्यों नहीं हो पा रहा है? लेकिन आप उनसे पूछते नहीं, आप उनका नारा लगाते हैं, या आपका नेता आपको बेच देता है। जो या तो जो एमएलए का दलाल है, ठेकेदार है, वो आपको बेच देता है, आप उसके फेरा में पड़ जाते हैं, और आज आप हमारे सामने रो रहे हैं। रोने से थोड़े कुछ होगा, करने से कुछ भले होगा आपका। बिहार की समस्या लगभग कई सालों से हैं, दशकों से हैं। अलग-अलग पार्टियां आई, अपना-अपना शासन व्यवस्था लागू की, लेकिन इनकी स्थिति बदल नहीं रही है। दूसरी तरफ यह भी देखने को मिलता है कि बिहार के अंदर जो भी गरीबी है, वह यहाँ की जनता को तब दिखता है जब कोई महामारी आता है। जैसे कि कोरोना में आया था, तो सारे लोग जो दूसरे स्टेट में जॉब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में ये नहीं है, तो वो नहीं है, तो ऐसे नहीं है, तो वैसे नहीं है। लेकिन जब इसका बदलाव होना चाहिए, जब व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, तब बिहार की जनता वोट दे करके और फिर अपने कार्य में लग जाती है। क्या आपको नहीं लगता कि बिहार की जनता को, जब अभी वर्तमान समय में जो उनकी समस्या है, वो अपने कलेक्टर के माध्यम से, अपने जिला के माध्यम से, अपने यहाँ जो ब्लॉक है उन सब के माध्यम से जो है सो अपनी व्यवस्था को, मुख्यमंत्री तक इस व्यवस्था को पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए उनको? बात संजीव जी ऐसी नहीं है। आजादी के बाद श्री कृष्ण सिंह जब चीफ मिनिस्टर बने थे, तो अपने हिसाब से कुछ कर पाए थे, जिसमें उन्होंने बरौनी रिफाइनरी खोला, जिसमें बहुत लोगों को रोजगार का अवसर मिला। आज भी रोजगार का अवसर है। आज भी बिहार की सबसे बड़ी अगर आमदनी का एक यूनिट है तो बरौनी रिफाइनरी है। बरौनी रिफाइनरी से बिहार के खजाना में सबसे ज्यादा पैसा एक यूनिट से मिलता है। उन्होंने भिलाई एचईसी खोला, जो मदर इंडस्ट्री कहा जाता था। इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए वो यंत्र बनाते थे, उनका बनाया। उन्होंने सिंदरी कारखाना खोला, उन्होंने कौन सी कहा है, बोकारो स्टील सिटी खोला। उन्होंने बहुत प्रयास किया और उनको मौका भी मिला। राजनीति में अस्थिर अस्थायित्व, राजनीति में अस्थायित्व भी था, और उस कारण से वो उस समय काम हो पाया और कुछ खुशहाली भी आई थी उस समय। लेकिन उसके बाद के समय में ऐसा हाल बन गया कि सत्ता के लिए ही सिर्फ लोग तिगड़म करते रह गए, विकास पीछे छूट गया। कर्पूरी जी ने थोड़ा प्रयास किया था, उनको मौका ही कम मिला। एक काम उन्होंने किया था विदाउट इंग्लिश का, जिसका बहुत उपहास भी मनाया जाता था समाज में। जो लोग एरिस्टोक्रेट हैं या जो लोग संपन्न हैं, वो बड़ा मखौल उड़ाते थे। और हम भी थोड़ा संपन्न क्लास से आते थे, लेकिन कार्यकर्ता सोशलिस्ट थे, तो हमको ऐसा नहीं लगता था।
इससे ये बात था कि 8वां में इंग्लिश पढ़ना हम लोग शुरू किए थे और 10वां में इंग्लिश का परीक्षा देना है तो फेल करना ही था। पढ़ ही नहीं पाते थे, जान ही नहीं पाते थे, जाने का कल्चर नहीं था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरी भी इंग्लिश बहुत कमजोर हुई। हम किसी तरह ग्रामर के हिसाब से जीत करके बना करके हम अपना पास मार्क्स लाते थे। इसका कारण ये नहीं था कि हम में क्षमता नहीं था, इसका कारण ये था कि व्यवस्था उचित नहीं था। वही हम अपने बच्चों को जब हम बहुत प्रौढ़ हुए तो हम सोचे कि अपने बच्चों को सीबीएसई पढ़ाएंगे। आज मेरा 2 बच्चा है, एक बच्चा अंचला अधिकारी है, वो दोनों का इंग्लिश बहुत अच्छा है, इसलिए कि बचपन से उसको सीबीएसई की स्कूल में पढ़ाए और इंग्लिश पढ़ने के कारण वही परिवार है। मेरा भी परिवार, हमारे पिताजी भी इंग्लिश मीडियम से मैट्रिक पास किए थे। उस समय पटना यूनिवर्सिटी से मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिलता था, कोई बोर्ड था ही नहीं। हमारे पिताजी 1946 में मैट्रिक पास किए थे। आपने कहा कि संपन्न परिवार से हैं और तो क्या मतलब जो आपके समाज के आसपास जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी आपसे क्या उम्मीदें रहती हैं? आपसे देखिए, ये हम तो बहुत दबंग समाज से आते हैं, भूमिहार समाज इस नवा बिहार का सबसे दबंग समाज है। इसमें दो चूंकि उसको बहुत दिनों तक चीफ मिनिस्टर मिला अपने जाति का, जिस कारण से उनमें बहुत सारा विकास भी हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा स्वभाव और हमारे पिताजी का स्वभाव सोशलिस्ट नेचर का रहा। हम गरीबों के विकास के लिए लगातार 50 साल से हम प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो कर्पूरी जी के माध्यम से करें, चाहे जयप्रकाश जी के माध्यम से करें, चाहे लालू जी के माध्यम से करें, चाहे नीतीश जी के माध्यम। नीतीश जी भी हमारे घर आते थे, खाते थे, सोते थे, रहते थे। जब हम युवा लोक दल के अध्यक्ष थे तो नीतीश जी हमारे घर आते थे। उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि किसी नेता को आए तो उसको होटल में रुकाया जाए। अपने किसी कार्यकर्ता के घर में ही रुकने का उस समय परंपरा था। वो परंपरा का लोग सम्मान भी करते थे। आज अच्छा जब ये बात आई कि एक परंपरा तो वह थी कि भाई मतलब आपके घर पर लोग रुकते थे, मान-सम्मान होता था उनका। आज होटल की परंपरा आ गई है, तो कहीं न कहीं ये नहीं लगता है कि आपसी तालमेल जो है लोगों का दिखावे जैसा रह गया है सिर्फ? नहीं, देखिए, राजनीति जिस समय हम शुरू किए थे 74 में, उस समय बिल्कुल जुनून था समाज सेवक। इसमें कोई उसमें ये नहीं था कि हमको ये पद मिलेगा और हम बड़ा आदमी बनेंगे, ये गेम नहीं था। उस समय सिर्फ यही था कि हम लोग को कंधा लगाना है इस बिहार के कल्याण के लिए। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि प्रशांत किशोर जी की जब सरकार बनेगी तो 5 काम हो जाएगा। 2000 पेंशन और इस तरह से 4-5 काम उन्होंने काउंट करवाया और अभी वर्तमान समय में 1 लाख यूट्यूबर को प्रशिक्षण देने का कार्य जो है सो आश्रम के अंदर चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ शासन प्रशासन के लोग जो हैं, उनका कहना है कि यूट्यूबर्स को रोकने के लिए ये चूँकि अगर ये उनकी सच्चाई को दिखाते हैं तो फिर उन्हें ब्राइब लेने में बनता नहीं है। तो उनका ये प्रयास है शासन प्रशासन का कि यूट्यूबर को रोका जाए। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर सत्याग्रह आश्रम में 1 लाख युवाओं को जो है यूट्यूबर्स बना रहे हैं ताकि वो समाज में जाए और छोटी-छोटी चीज़ों को दिखाए, जो गलतियाँ हो रही हैं उसको सुधारा जाए। इनका ये मंतव्य है। और प्रशासन है जो उसको रोकने की स्थिति में है कि यह कह कर के कि भाई नकली है, असली है। तो जो प्रशासन के लोग हैं वो ये क्लियर नहीं कर रहे कि नकली और असली होने का क्या मापदंड है। अगर कोई चीज़ नकली है तो उसका कोई मापदंड होगा ना कि भाई ये होगा तो ऐसा होगा। वो तो किसी को कह रहे इसमें मेरा ये विचार है कि निश्चित तौर पर कोई भी सरकार हो, चाहे भारत की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, मीडिया को रोकने का प्रयास किया ही जाता है। तो यूट्यूबर्स को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार किसी न किसी क्षेत्र से ये बात आती है कि असली है तो नौकली नकली है, तो उसका कोई मापदंड नहीं हो पा रहा है। उस पर ज़रा विचार से बताइए। सत्य को छुपाना सरकार का प्रथम कर्तव्य होता है। पर होता क्या है कि सरकार चाहती है सिर्फ उजाला को दिखा दे, जो हम कह रहे हैं वही जनता सुने। ये अगर देखना है आपको तो सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया में चाइना में आप देख सकते हैं कि चाइना की सरकार उतना ही जितना बात वो बताना चाहती है उतना ही जनता जानती है। लेकिन लोकतंत्र में ये व्यवस्था है, लोकतंत्र का सबसे मजबूत खंभा मीडिया है। और अगर मीडिया स्वतंत्र हो जाए तो निश्चित तौर पर 99% अन्याय रुक सकता है। लेकिन होता कि मीडिया पर इतना नियंत्रण ज्यादा है
कि कहना मुश्किल है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर वो कोई बात बोल दें और अगर भारत की सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं जान सकती है जनता, नहीं आएगा मीडिया में। अब ये सोशल मीडिया आने से थोड़ा परेशानी सरकार को बढ़ गई है। अब वो सोशल मीडिया को कैसे हत्या किया जाए, इसके लिए रात दिन में सरकार लगी हुई है। देखिए हत्या कर पाती है कि नहीं कर पाती है, लेकिन हम तो नहीं चाहते हैं कि इनका हत्या हो। इनसे जनता का भला हो रहा है, कम से कम सत्य बाहर आ रहा है। आप बताइए, नीतीश जी हमारे बहुत नजदीकी मित्र भी रहे हैं, नेता भी रहे हैं। आप हमको बताइए कि इनसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसी राज्य में आज तक हमने नहीं देखा 50 साल। लेकिन भ्रष्टाचार पर इतना पर्दा लगा रखे हैं नीतीश जी कि एक भी मीडिया दिखाने में सक्षम नहीं है, और जो दो दिखा रहे हैं उनको मीडिया से भगा दिया गया। वो अपना यूट्यूबर चला रहे हैं, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे प्रशांत किशोर, ये प्रसून वाजपेयी हो। ये हालत हो गया है, उतने बड़े बड़े स्टॉलबर्ट को साइड कर दिया गया। कोई बोलने को तैयार नहीं है। देखिए इसमें संजीत जी एक बड़ी मुद्दा है, आप भी जानते ही होंगे। पैसा एक ऐसा विषय है ना जहां अच्छे अच्छे लोग डूब जाते हैं। तो पैसा तो मिलता है विज्ञापन के माध्यम से, तो मीडिया कर्मचारी को भी मिलता है, मीडिया हाउस को भी मिलता है, और सरकार को भी बड़ा आराम होता है कि हम उतना ही बता सकते हैं, उतना ही जान सकता है जनता जितना हम बताना चाहते हैं। जिस जमाने में यूट्यूबर नहीं थे और सोशल मीडिया नहीं था, हम लोग ऐसा आदमी जो निश्चित तौर पर अन्याय के विरुद्ध सदा रहे हैं और रहेंगे जीवन भर, उस समय तरस जाते थे न्यूज पाने के। न्यूज मिलता नहीं था, लगता था किस दरवाजे से हमको वो न्यूज मिल जाए जो इन लोगों। तो उसमें जानते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार, इंडियन एक्सप्रेस में थोड़ा बहुत आता था, और वही दोनों अखबार का सहारा लेकर के हम भारत सरकार या राज्य सरकार, भारत सरकार ही मुख्य, राज्य सरकार का वो लोग कवर बहुत कम करते हैं। भारत सरकार का 2 नंबर काम जान पाते थे, नहीं तो आम जनता 2 मरे 3 घायल है, कुछ पता ही उसको नहीं चलता था। जनता तो मगन है। चलिए, अब आपके क्षेत्र की जनता के लिए, चूंकि ये चुनावी दौर है, और सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो भूमिका होगी जनसुराज में, वो किस तरह की भूमिका होगी? देखिए हमारी भूमिका एक कार्यकर्ता के रूप में होगा। प्रशांत जी जो काम हमको देंगे वो काम हम करेंगे। हम तन मन धन से काम करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक हमको प्रशांत जी पर विश्वास हो। जैसे केजरीवाल का काम भी बहुत तन मन धन से हम किए थे। हम दिल्ली जाकर के 1 महीना लगातार प्रचार किए थे और बहुत सारा नुक्कड़ सभा किए थे वहां। लेकिन जब उन्होंने राज्यसभा का टिकट दोनों गुप्ता का बांट दिया, मेरा दिल टूट गया कि इस चोर के साथ हम क्यों समय बर्बाद करें। हम अपने को वापस कर लिया, और राजनीति में कहीं कार्यकर्ता नहीं रहे बीच में, प्रशांत किशोर जी और केजरीवाल के बीच में। हम सोशल वर्क करने लगे, हम शिक्षा जुलूस निकालते थे हर रविवार को बुद्धिजीवी विचार मंच के माध्यम से। देर आए दुरुस्त आए, एक सवाल, ये लाइन हमेशा मैं सुना करता था। तो जिस तरह से वो करते थे, आज उसका फैसला भी हो गया। क्योंकि उसकी अदालत में तो न्याय ही होता है, वहाँ तो अन्याय होता नहीं। भले ही भारत की कोर्ट में न्याय देखा जाए, तो उसका फैसला भी हो चुका है। खैर, आपके क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए हमारे क्षेत्र में तो एक बहुत आपराधिक किस्म का आदमी विधायक है, लगातार दोनों साइड से 34 साल से वही लोग लगभग है। एक अखिलेश सरदार हुआ करते थे और एक अशोक महतो हुआ करते थे। अशोक महतो, हाँ, दोनों उसी वही क्षेत्र के। बाहुबली जिनके ऊपर जो मोकामा जो मुंगेर इलेक्शन लड़े थे, लड़े थे। तो ये दोनों बाहुबली। अशोक महतो तो हमारे प्रखंड के। अच्छा, आपके प्रखंड के हाँ हैं? प्रखंड के। और वो तो उन पर तो वेब सीरीज भी आ गया है ना? हाँ, आ गया था, बना था जेल कांड में, जेल ब्रेक कांड में। देखिए जितना बड़ा अपराधी माना जाता है उतना बड़ा अपराधी होता नहीं है न, है नहीं। लेकिन मीडिया के कारण या अगड़ा और पिछड़ा के लड़ाई के कारण इसको थोड़ा हवा मिल गया, और उस हवा के वो दोनों को लाभ मिल गया। जिस तरह अन्ना हजारे के आंदोलन का लाभ 2 आदमी को भारत में मिला। केजरीवाल मुख्यमंत्री बने गए और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, जबकि उस आंदोलन में आरएसएस का आदमी भी था। आप संजीत जी पता लगा लीजिए, उस आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी के भी कार्यकर्ता थे। चूंकि कांग्रेस को
के विरोध के कारण ये दोनों एक जगह बैठ गए थे। जिस तरह बाढ़ में सांप और आदमी दोनों एक ही गाछ पर जाके आश्रय लेता है और जब बाढ़ खत्म होता है तो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। न सांप आदमी को क्षति पहुंचाता है, न आदमी सांप को क्षति पहुंचाता है। ठीक वही अन्ना आंदोलन में हुआ था। मुझे तो आंदोलन का बहुत अनुभव है, बहुत आंदोलन में हम रहे हैं, हम उसके एक्टिविस्ट रहे हैं आंदोलन में। वो आंदोलन एकदम बिल्कुल प्रायोजित थी और उसमें उद्योगपतियों का बहुत बड़ा सहयोग था। लाखों आदमी का खाना, सारा व्यवस्था कोई ना कोई उद्योगपति करते थे। ज्यादा ये कहिए उसमें मारुति वाले ने ज्यादा पैसा दिया था। क्या ये कह सकते हैं कि कोई भी संगठन पहले एक अभियान होता है, फिर जाकर के उसमें संगठन बनता है और फिर संगठन से जो है कई सारे मंत्री और कई सारे जो है और फिर वो उस पार्टी का जो है एक वर्चस्व के तौर पे जो है वो सामने देखने को मिलता है। नहीं, प्रशांत जी का ऐसा नहीं। बाकी अन्य पार्टियां अन्य का तो हुआ ही है। 50 साल का मेरा जो अनुभव है, हम कई संगठन बनते बिगड़ते देखे ही हैं, हम उसके साक्षात गवाह भी हैं। लेकिन प्रशांत जी का एक नीतिगत व्यवस्था के तहत संगठन का विकास हो रहा है। एक मैकेनिज्म है, जो मैकेनिज्म उन्होंने सीखा है पूरी दुनिया में काम कर करके, तो उस मैकेनिज्म के तहत काम हो रहा है। इस तरह का संगठन हम अपने जीवन में नहीं देखे थे, हम पहली बार देख रहे हैं। आप प्रभावित हुए जनसुराज से? हम जनसुराज से, प्रशांत जी से सिर्फ प्रभावित इस मामले में है कि लगता है ईमानदारी से कुछ काम करेंगे, लगता है। होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते। काहे कि हमको किसी समय नीतीश जी बहुत ईमानदार दिखते थे, लेकिन आज बिल्कुल बेईमान आदमी। तो ये थे उदय जी, स्वतंत्रता सेनानी, जेपी आंदोलन के एक हिस्सा के तौर पे हमेशा से सक्रिय रहे हैं अपने क्षेत्र में। और विधायकी की तरफ आपका क्या इशारा है, जनता को बताइए। देखिए, विधायक बनने का जो व्यवस्था है वो अलग चीज है, लेकिन विधायक बनना किसको चाहिए था ये अलग बात है। दोनों दो पटरी पे है। आज जिसको विधायक नहीं बनना चाहिए वो विधायक हैं, और विधायक जिसको बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहे हैं। टिकट अगर यहाँ से मिलता है तो लड़ेंगे समाज के हाँ, साथ? अगर टिकट प्रशांत जी देंगे तो निश्चित लड़ेंगे। रुझान कैसा है आपके प्रति समाज में, कि आप ये तो हम नहीं सोशल एक्टिविस्ट भी रह चुके नहीं, हैं? ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन निश्चित देखिए, हम आपको एक बात बोले कि अभी तक जो हम घूम पाए हैं गांव गिराव इलाका, सैकड़ों आदमी से नवादा में रोज 200-400 पैजामा कुर्ता वाला से मेरा रोज मुलाकात होना आम बात है। कोई बड़ी बात, दिन भर में 200-400 आदमी से भेंट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि हम इतना दिन के वर्कर रहे हैं कि लाखों लोग हमको पहचानते हैं, जान पहचान है व्यक्तिगत। जैसे आपसे संजीव जी आप बात हो रहा, हम पूछते हैं क्या बात है बोलिए, तो लोग तो उबा हुआ। जिसका सत्ता है वो भी कहता है उदय भैया कुछ तो हो नहीं रहा। बंद कमरे में बेचारा कहता है कुछ नहीं होता उदय भैया। उसके बाद जो विपक्ष में है उनकी भी वही लड़ाई, तो 15 साल रह ही चुके हैं। अभी जो नंबर 1 और नंबर 2 में है उनका कोई चीज जानना तो है नहीं, सब कुछ जाना हुआ। प्रशांत किशोर जी जो उबे हुए लोग हैं, अगर वो संगठित हो जाएंगे तो निश्चित सत्ता परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसका संगठन करना थोड़ा कठिन, आसान नहीं। कहना बहुत आसान है। प्रशांत जी कोशिश बहुत कर रहे हैं, जेएसपीटी के लड़कों ने बहुत परिश्रम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत लोगों से संपर्क किया है और आगे भी इनका जो मैकेनिज्म है उसके हिसाब से कहां तक पहुंच पाएगा, लेकिन लड़ाई बहुत जबरदस्त हो। जनता को मुद्दा मिलेगा, सरकार अपने अपने जुगाड़ में रहेगी, वो भी उनका चलता रहेगा। वो कौन पैसा दे देंगे मार्च के बजट में कहना बड़ा मुश्किल है, और उस पैसा से कितना तमाशा होगा ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। बड़ा बड़ा तमाशा महाराष्ट्र में हो गया, आपका झारखंड में हो गया, आपका दिल्ली में हो गया, कहीं भी तमाशा हो सकता है, खेला कहीं भी हो सकता है। इसलिए वो तमाशा, लेकिन वो तमाशा अस्थायी नहीं होगा, बहुत अस्थायी होगा। वो चलेगा ज्यादा दिन नहीं, लेकिन सत्ता हो सकता है एक बार मिल जाए। एक आखिरी सवाल है, बिहार में इंडस्ट्री को लेकर के हमेशा से सवाल उठता आया है, प्रशांत किशोर जी ने भी इस सवाल को उठाया है कि नौकरी नहीं है बिहार में। यहाँ की जनता 12,000 15,000 के लिए जो है अपने घर को छोड़ के बाहर जाते हैं। तो क्या प्रशांत किशोर जी की सरकार बनेगी तो इंडस्ट्री पर ज्यादा जोर दिया जाएगा क्या?
देखिए संजीव जी, इस बात का कहना कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं आता है या नहीं है, सर्वथा गलत है। श्री बाबू के समय बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री आया, जो उसमें आपको हम गिनाए हैं कि बरौनी है, या सिंदरी कारखाना था, या बोकारो स्टील सिटी था, या ये सारे बड़े बड़े चीज आए हैं। और बाद के दिनों में वो माहौल नहीं बन पाया, माहौल बहुत ज्यादा अपराध की ओर चला गया, तो उद्योगपति भी थोड़ा अपराध से डरते हैं। आप हमको बताइए कि गुजरात में सभी की सरकारें रही, कांग्रेस की भी सरकारें रही है, विपक्ष की भी सरकारें रही, बीजेपी का भी रहा, कभी उद्योगपति को क्षति हुआ? महाराष्ट्र में सभी तरह की सरकारें रही, लेकिन कभी उद्योगपति को क्षति हुआ? बेंगलोर में सभी तरह की सरकारें रही, कभी उद्योगपति को क्षति हुआ? लेकिन हमारे यहाँ लालू जी की सरकार में उद्योगपतियों को भय हो गया, व्यापारियों को भय हो गया, और कितना व्यापारी बिहार छोड़ के चले गए। लेकिन प्रशांत जी अगर माहौल बनाएंगे तो निश्चित जमाना लौट सकता है, मेरा उसमें पूर्ण विश्वास है। उस कमी की पूर्ति की जा सकती अब है कि आप दरोगा का पोस्टिंग एसपी का पैसा लेके कीजिएगा और सोचिएगा कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, तो ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे है। आप कलेक्टर का पोस्टिंग पैसा लेके कीजिए और आप सोचिए कि जिला ठीक रहे, ये भी मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, कभी हो ही नहीं सकता। हम बहुत नजदीक से जानते हैं, देने वाला कलेक्टर, देने वाला एसपी कहता है कि उदय बाबू इतना दे के आए हैं। हम नाम किसी का नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं बताना चाहते, और सैकड़ों अफसर को हम पैसा दे के भी पोस्टिंग कराने में सहयोग किए। हम बात करा दिए कि भाई जो देना है ले लीजिए, कर दीजिए इनका। बहुत लोगों से मेरा ऐसा संबंध रहा था जब सत्ता पार्टी में हम थे, लेकिन अब उसमें आप क्या उम्मीद करिए? जिस स्कूटिनियर को आप 25 लाख रुपया पोस्टिंग में ले रहे हो, इससे उम्मीद कीजिए कोई करप्शन न करे, तो अभी तो मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। तो आपने देखा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने कैसे होते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगली खबर के लिए बने रहिए ई मीडिया में। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए संजीव, नंबर पर आप दे दीजिए, जो हैं? नंबर दे दीजिए। दे देते हैं, हमारा भी मोबाइल में